जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं निशा स्टडी 24 चैनल, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षाओं के क्वेश्चनों की। आप साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इसमें और बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी से पूरे किए जा सकें। आज हम देख रहे हैं 31वां क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है, क्या है? इसका क्या आंसर होगा, इस बात को आप देखिए और बताइए। इसमें आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्या होगा कि मुद्रा का कमज़ोर होना। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या है? मुद्रा का कमज़ोर होना। इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में मुद्रा का कमज़ोर होना है। किसी भी मुद्रा का मूल्य निरपेक्ष नहीं होता, वो हमेशा दूसरी मुद्रा के सापेक्ष होता है। इसको आप ध्यान रखिए कि किसी भी मुद्रा का मूल्य निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष होता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 आपका पूछता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। एग्जाम हॉल में यही गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति क्या करती है कि जो लाभ उधार लेते हैं, लेने वालों को लाभ पहुंचाती है मुद्रास्फीति के मुद्दे पर। तो इसके भी एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं कि ताकि आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। कीमतों की इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्यों के सूचियों के आधार पर की जाती। थोक मूल्य सूचकांक, क्या हो? थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दो आधारों पर की जाती है। मुद्रास्फीति के कारण उधार लेने वालों को लाभ पहुंचता है, जबकि ऋणदाता को हानि पहुंचती है। किसको लाभ पहुंचता है? उधार लेने वालों को लाभ पहुंचता है और ऋण देने वालों को, ऋणदाता जो ऋण देते हैं उनको हानि होती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिए। मुद्रास्फीति के कारण इसका एक मिनट मूल्य कम हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1991 में के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्या परिवर्तन हुए? निम्न क्या परिवर्तन हुए, इस बात को आप समझिए। निम्न कौन कौन से परिवर्तन हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दोनों, बी और सी। एफडीआई का अंतःप्रवाह बढ़ गया। जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो बढ़ गया, प्रवाह बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन किसने किया था? मनमोहन सिंह ने किया, जब वित्त मंत्री थे, उनके कार्यकाल में हुआ था। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। जो विदेशी विनिमय कोष था उस कोष में वृद्धि हुई। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। उन्नीस सौ 91 में आर्थिक सुधार ने देश की आर्थिक प्रगति को का मार्ग प्रशस्त किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन आर्थिक सुधार में 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं? कि उदारीकरण, निजीकरण और एक मिनट उन्नीस सौ 91 में आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अंतःप्रवाह बढ़ने लगा। बढ़ने के साथ साथ भारत के विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हुई। जीडीपी में कृषि का हिस्सा निरंतर घट रहा है। जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा है वो निरंतर घट रहा है। वर्तमान में यह 18.8% है। जीडीपी में हमारे यहाँ कृषि का क्या योगदान है? 18.8% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 34। ये क्या पूछता है? 34 नंबर बता रहा है स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? किसे आवंटित किए जाते हैं? इसको आप देखिए, कंपनी के कर्मचारियों को। किसको आवंटित किए जाते हैं? कंपनी के कर्मचारियों को ये आवंटित किए जाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 288 के अनुसार स्वेट इक्विटी शेयर को अर्थ ऐसे इक्विटी शेयरों से है जो किसी कंपनी द्वारा अपने निवेशकों
या कर्मचारियों को छूट पर जारी किए जाते हैं। ये जो कर्मचारियों निवेशकों को छूट पर जारी किए जाते हैं, इसे स्वैट इक्विटी का आशय इस कंपनी के कर्मचारी या संस्थापक की और कंपनी को दिए गए गैर मौद्रिक योगदान से होता है। अतः प्रायः वित्तीय संकट से प्रभावित स्टार्टअप और व्यवसायों के मालिक आमतौर पर अपनी कंपनियों के लिए फंड जुटाने के लिए स्वैट इक्विटी का उपयोग करते हैं। जब कभी दिक्कत होती तो धन जुटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? किन किन उत्पादों को बढ़ाने के लिए की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। यह सभी कौन से? गेहूं, चावल और दालें, इनके सेहत को बढ़ाने के लिए किया गया था उत्पादन को। राष्ट्रीय विकास परिषद 29 मई 2007 को आयोजित 53वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा मिशन के तय करने के लिए इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया। इसके क्रियान्वयन का ढांचा त्रिस्तरीय है। राज्य क्या है? राज्य स्तर और जिला स्तर, 3 स्तरों पर इनको किया गया है। कौन कौन से हैं 3 स्तर? राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु चावल और दालों के उत्पादन को बढ़ाना। देश के चिन्हित जिलों में कृषि भूमि विस्तार और उत्पादक संवर्धकों के द्वारा धारणी विधि से चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाना। निजी फर्म के स्तर पर भूमि की उर्वरकता को उत्पादकता में का संवर्धन करना। वर्ष 2014-15 में इस मिशन में मोटे अनाजों को भी शामिल किया गया है। कब का शामिल किया है? 2014-15 में मोटे अनाजों को शामिल किया गया है। उसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? अधोगामी। हमारे यहाँ किस प्रकार की प्रणाली पाई जाती है? अधोगामी। अधोगामी का मतलब समझ लेते हैं। भारत में अधोगामी अवक्रमिक डिग्रेसिव कर प्रणाली पाई जाती है। इसमें निम्नलिखित प्रगतिशीलता तथा अनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है। अधोगामी अवक्रमिक कर प्रणाली के अंतर्गत आय के कुछ स्तर तक कर में वृद्धि होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत आय के कुछ स्तर तक तो कर की वृद्धि में दर होती है, परंतु कर की एक निश्चित दर के बाद यह स्थिर हो जाता है। जब एक कर की बढ़ती रहती है उसके बाद एक समय के बाद इसको स्थिर कर दिया जाता है। इसका उदाहरण हम बात के व्यक्तिगत आयकर के संबंध में देख सकते हैं। अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत भारत के आधार पर आय में परिवर्तन होने के बाद की कर की दर में अपरिवर्तनीय रहती है। प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपकी एक स्तर तक आपके ऊपर कर की जो परसेंटेज होता है बढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक हो जाता है। उसके बाद आप कितना भी कमाएंगे वो सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या है? कहता है कि निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? रोलिंग प्लान कौन कही जाती है? छठी योजना। इसको आप समझ लीजिए। छठवीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। छठवीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अनवरत योजना की शुरुआत सर्वप्रथम मोरारजी देसाई किसने की थी? मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 1978 से 1990 के द्वारा किया गया था, परंतु 1980 के इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अनवरत योजना की अवधारणा को जन्मदाता गुलनार मिर्डल को माना जाता है। इस योजना की शुरुआत तो वार्षिक योजना के माध्यम से होती है, परंतु आगे चलकर वार्षिक योजनाओं को दीर्घावधि योजनाओं का भाग बना दिया जाता है। योजनाओं का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और इसी आधार पर आगे की योजनाओं में नए उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसको आप समझ लीजिए कि किसने किया था? मुन्नार मिर्डल। क्वेश्चन नंबर 38 ये क्या पूछ रहा है? क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, कहाँ पूछ रहा सही है, कहाँ पूछ रहा सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा NNP = GNP माइनस डिप्रिसिएशन। ये तो सही है। उसके बाद NNP = GNP नेट इनकम डिस्मेंट माइनस घिसावट, ये भी सही है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बोथ दोनों होंगे। इसको समझ लीजिए। निवल धारणा नॉट एक्सेप्ट क्या? नेट एक्सेप्ट क्या है? जब तक हम सकल मूल्य में से चाहें वह बाजार मूल्य पर व्यक्त किया हो या साधन लागत पर व्यक्त हो।
ह्रास घटा दे तो निबल धारणा प्राप्त होती है। अतः प्रश्नगत दोनों विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं, इसलिए दोनों विकल्प सही हैं। NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट व्यय होता है और NNP इक्वल टू GNP प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय। मूल्य ह्रास या पूंजी का उपभोग सकल उत्पाद में शामिल होता है, परंतु शुद्ध राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 को क्वेश्चन हम समझेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। अब इसको यहाँ देखिए, कौन शामिल नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा इसको हम देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। गरीबी को घटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार और लैंगिक समानता को कम करना तथा पूंजी बाजार को मजबूत करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, पूंजी बाजार को मजबूत करना होगा इसका आंसर। इसको हम समझ लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी, 2007 से 12 समावेशी विकास के लिए व्यापक रणनीति प्रदान करती है। इसका अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन के स्तर में सुधार प्राप्त करना था, जिसके विकास की गति तीव्र एवं समावेशी हो। योजना के अंतर्गत गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं और बच्चों को बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसरों को विस्तार, लैंगिक असमानता को कम करना और पर्यावरण को सहित अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल था। पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए समावेशी विकास शामिल नहीं था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित विकास दर 9% थी, परंतु वास्तविक दर 7.8% रही है। जो इसकी दर थी वो 7.8%, लेकिन लक्ष्य क्या रखा गया था, 9% वार्षिक की दर पर। अब 40 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है, इसके सिवाय की। क्या पूछ रहा है, इसके सिवाय की। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, इसको पहले पढ़िए, इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हो तो कोई तरीका नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ये याद कर लीजिए। यह बहुराष्ट्रीय नियमों की कठपुतली है। जो क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगम जो है उनकी कठपुतली, यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है तथा उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। आदि इन सभी कारणों के से विश्व के व्यापार संगठन को कभी कभी आलोचना की जाती है, इसके सिवाय कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। जो व्यापार विवाद हैं उनको निपटाने का इसके पास कोई तरीका नहीं। यह विश्व व्यापार संगठन की संरचना द्विस्तरीय, इसके स्तर पर विवाद निपटान निकाय तथा व्यापार नीति समीक्षा निकाय कार्यरत हैं, जो सदस्य देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार विवादों को निपटाते हैं। इस तरह से आज आपके हो गए ये 40 क्वेश्चन आपके पूरे ये कंप्लीट हो गए। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा और इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका उत्तराखंड PCS का जो एग्ज़ाम होना है इसमें सारे क्वेश्चन हमारे जितने भी हो चुके हैं वो कवर हो जाएं। अभी हम सिर्फ 10-10 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे मिनिमम 50 क्वेश्चन एक वीडियो में डाले जाएँ, ताकि एक बार में सारा अच्छा कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। और हम कोशिश करेंगे कम से कम 5 सालों के एग्ज़ाम के सारा पैटर्न आपके पास पहुँचा दिया जाए। साथियों, आप देख रहे हैं निशा स्टडी